स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ आगे सामने मोदी के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों संसद के अंदर संविधान पर चर्चा के बीच कांग्रेस पार्टी ने लिया है आज तक का सबसे बड़ा फैसला। बताएंगे प्रियंका गांधी क्या मोदी को देने वाली है करारा जवाब। दोस्तों 12 से ज्यादा नेताओं को कांग्रेस ने उतारा है मैदान में, जोरदार बहस की बड़ी जानकारी आ रही। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में कौन से चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को दी है शिकस्त। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, किस तरीके के नतीजे रहे हैं। इसी के साथ में जस्टिस शेखर के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लगभग तय हो चुका है। बताएंगे कौन सी पार्टी लेकर आ रही है और मुस्लिम विरोधी बयान की कीमत चुकानी पड़ रही है। दोस्तों इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर क्या बुलडोजर चलाया जाएगा। बताएंगे एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों इसी के साथ में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले एकनाथ शिंदे को लगा है जोर का झटका। बताएंगे एक भी मंत्रालय नहीं मिला है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब देश में प्रियंका गांधी को विपक्ष का खासकर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालना चाहिए और ये समय आ चुका है इंदिरा गांधी 2.0 का, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संसद के अंदर आज संविधान पर चर्चा होने वाली है। 13 और 14 तारीख को आज और कल लोकसभा के अंदर चर्चा की जाएगी। दोस्तों इसके बाद 16 से लेकर 17 तारीख तक संविधान पर चर्चा देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के अंदर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को शुरू करने के लिए बोला है। इस पर अंत में जवाब मोदी की ओर से आएगा दोस्तों, लेकिन जब विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसने तय किया है कि उनकी ओर से प्रियंका गांधी संविधान पर चर्चा की शुरुआत करने वाली है। लोकसभा में आज 11 बजे चर्चा शुरू होगी, 12 बजे प्रश्नकाल होगा और इसके बाद संविधान पर चर्चा शुरू की जाएगी, जहां पर एक और राजनाथ सिंह बयान देंगे तो दूसरी और राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी पहली बार भारत के संसद के अंदर मोर्चा खोलेंगी। एनडीए गठबंधन ने 18 प्रवक्ताओं को मैदान में उतारा है, तो इंडिया गठबंधन की ओर से भी एक से एक दिग्गज नेताओं को बहस के लिए मैदान में उतारा जा रहा है। इसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत और बड़े दिग्गज लोग मौजूद रहेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर जबरदस्त बहस होने वाली है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही अडानी पर चर्चा को लेकर जोरदार विरोध किया गया था। इसके बाद संविधान पर चर्चा के लिए बड़ी मुश्किल से बीजेपी तैयार हुई है। दोस्तों सवाल यह है कि क्या संविधान पर चर्चा के दौरान भारत में बढ़ रही आर्थिक असमानता और हम दो हमारे दो वालों की दोस्ती पर भी जोरदार निशाना साधा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों कुल मिलाकर प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता को नहीं छोड़ने वाली है और जोरदार तरीके का उनका बयान रहने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में भी अब इंडिया गठबंधन को आगे तेजी से बढ़ना चाहिए तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल के अंदर सारनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 पर हुए उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रेखा सुनील भलावी ने भारतीय जनता पार्टी की लक्ष्मी नगदे को 160 वोटों से चुनाव हरा दिया है। सारनी नगर पालिका में अब कांग्रेस पार्टी के पार्षदों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। रेखा को 383 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट को 223 वोट मिले थे। इसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि इस नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी का मेयर बन सकता है। दोस्तों जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ में जस्टिस शेखर यादव ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था और अब ऐसा लग रहा है कि यही विवादित बयान उनकी कुर्सी भी छीन लेगा। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने कहा था कि भारत बहुसंख्यक आबादी के हिसाब से चलेगा और इसके बाद उन्होंने मुस्लिमों को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल किया था। दोस्तों इसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और बड़े बड़े विपक्ष के वकीलों ने मोर्चा संभाला तो इनकी कुर्सी खतरे में आ गई है। निर्दलीय सांसद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एसके यादव के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नोटिस दाखिल कर दिया है। दोस्तों दोनों ही सदनों के अंदर नोटिस देते हुए कहा गया है कि ऐसे जज के खिलाफ महाभियोग का कार्यक्रम शुरू होना चाहिए, यानी पार्लियामेंट के अंदर इस जज को बुलाया जाएगा, फिर इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। दोस्तों कई सारे सवाल पूछे जाएंगे और अगर सवालों का सही जवाब नहीं आया तो प्रस्ताव पारित करते हुए जज को उसके पद से हटा दिया जाएगा, यानी इस महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। कपिल सिब्बल ने 50 सांसद राज्यसभा में और लोकसभा में 100 सांसदों के समर्थन के लिए सारे सांसदों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। कपिल सिब्बल ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ को नोटिस भेजते हुए सांसदों का समर्थन जुटा रहे हैं, ये बयान जारी किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल पहले ही राज्यसभा में 40 सांसदों के हस्ताक्षर करवा चुके हैं। 50 सांसद के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी, सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी और वो आसानी से हो जाएंगे। और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के ही सारे सांसद अगर लोकसभा में साइन कर देंगे तो 100 सांसदों का साइन हो जाएगा, यानी प्रस्ताव आने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसके बाद जो वोटिंग होगी उसके लिए नंबर आसानी से जुटाया जा सकता है। जिस तरीके से कपिल सिब्बल एक बड़े वकील और राज्यसभा के सांसद है, दोस्तों उनकी अच्छी खासी पहुंच है सांसदों के बीच में और अच्छे खासे नंबर वो इकट्ठा कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रस्ताव तो आएगा और चर्चा होगी और जज को बुलाया भी जाएगा। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके का घटनाक्रम निकलकर सामने आता है दोस्तों, लेकिन जरूरी है कि इस तरीके के विवादित और कट्टरवाद फैलाने वाले जज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, गलत नजरों से देखने वाले लोगों के बीच में एक बड़ा मैसेज पहुंचे। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या एसके यादव को सस्पेंड करना चाहिए, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और ज्यादा मुश्किलों में पड़ सकते हैं। तहसील प्रशासन ने उनको निर्माणाधीन मकान के संदर्भ में नोटिस जारी किया है। दोस्तों आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए हुए घर का निर्माण किया जा रहा है। सांसद को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि वैध नक्शा पास किए बिना निर्माण किया जा रहा है, यानी घर बनाया जा रहा है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए सांसद को समय दिया गया है। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क का निर्माण मकान नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय में बन रहा है। बर्क को नोटिस ऐसे समय में दिया गया है जब एक दिन पहले बुधवार को ही संभल
संभल के अंदर बुलडोजर चलवाया गया था, जिसका सांसद ने जोरदार विरोध किया है। दोस्तों बुधवार को डीएम और एसपी ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर के पास पुलिस फोर्स के साथ भ्रमण किया है। कुल मिलाकर सांसद को डराने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि प्रशासन का काम लोगों के मन से भय निकालने का है, ना कि लोगों के मन में भय डालने का, और अगर सांसद को इस तरीके से परेशान किया जा सकता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आम जनता को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा होगा। अगर आप भी मानते हैं कि पूरी तरीके से राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है और राजनीति में अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाने और उन पर दबाव बनाने की कोशिश के तहत ये पूरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पल पल की अपडेट पहुंचती रहे। साथ साथ दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी का नियम रहा है कि बीजेपी किसी के साथ भी अगर अलायंस करती है, गठबंधन करती है, तो धीरे धीरे करके उस पार्टी को निपटा देती है। कई पार्टियों को भाजपा ने निपटा दिया है दोस्तों। इसी तरीके से अब एकनाथ शिंदे की पार्टी भी लग रहा है कि उसी चंगुल में फंस गई है। दोस्तों अमित शाह के घर पर मंथन के बाद एकनाथ शिंदे को झटका देने की तैयारी चल रही है। एकनाथ शिंदे को ना तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलेगा, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिया जाएगा, यानी कोई छोटा मोटा मंत्रालय एक झुंझुने के तौर पर पकड़ाने की पूरी तैयारी चल रही है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के बिना सरकार बनाने की स्थिति में है और इसीलिए शिंदे को पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया गया है। जब मजबूरी में एकनाथ शिंदे ने भाजपा को सपोर्ट करके बीजेपी को सरकार में लाने का काम किया, आज उसी शिंदे को समझ में आ गया है कि जिस पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई है वो एक नंबर की ऐसी पार्टी है जो जिस भी सहयोगी के साथ हाथ मिलाती है उसको कहीं का नहीं छोड़ती है। दोस्तों तो अपनी राय जो लिखा जाएगा। साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव इस सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विपक्ष के लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसे अगर लाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी तो जेपीसी में भेजना पड़ेगा। जिस तरीके से वक्त संशोधन विधेयक को भेजा गया है, उसके बाद भी अगर बीजेपी बिल लाने की कोशिश करेगी तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। वक्त संशोधन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा है, हालांकि इसे विपक्ष पास नहीं होने देगा दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो भाजपा एक बार पूरे देश में अगर चुनाव जीत गई तो अपने मनमर्जी के काम करेगी और ईवीएम के इस्तेमाल पर तो पहले से ही लोगों को डाउट है दोस्तों। ऐसे में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो 5 साल तक लोगों के पास कहीं कोई चुनाव लड़ने का विकल्प नहीं रहेगा। साथ साथ रोहिंग्या शरणार्थियों को घर जरूरी सुविधाएं और 24 घंटे सुरक्षा देगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के इस बयान के बाद लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को ढूंढ रहे हैं कि कहां है वो अंधभक्त जो नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोगों को आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं, जिनका काम केवल एक होता है कि मोदी की शकल देखो, फोटो देखो तो लाइक कर दो और मोदी की तारीफ हो रही हो तो उसे शेयर कर दो, यानी अंधभक्त होकर काम करो। और उन अंधभक्तों के लिए बड़ी अपडेट है दोस्तों, जो रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं और कहते हैं कि विपक्ष ने ही रोहिंग्या को बसा दिया है और भारत के लोगों का संसाधन उनके पास जा रहा है। इस तरीके की अलग अलग थ्योरियां चलती रहती है दोस्तों। व्हाट्सएप का पूरा एक यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है रोहिंग्या शरणार्थियों के ऊपर, लेकिन मोदी सरकार शरणार्थियों को घर और जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रही है, 24 घंटे सुरक्षा भी देती है मोदी सरकार। खुद मोदी की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले अंधभक्तों के लिए ये रोने और बिलखने वाली खबर नहीं है? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी बोली, कहा संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं, इसे लेकर लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस संबंध में 26 नवंबर को लोकसभा के अध्यक्ष को खत लिखा है दोस्तों। बाबा साहब अम्बेडकर का दिया संविधान इस देश की आत्मा है, हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा के स्पीकर को लेटर लिखते हुए बातें कही है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि मैं ओपोजिशन पार्टियों के बिहाफ पर उनके आधार पर यह लेटर लिख रहा हूं कि और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों हाउस के अंदर 75वें भारत के संविधान के अडॉप्शन के डे पर चर्चा की जानी चाहिए दोस्तों। यानी संविधान पर चर्चा की मांग राहुल गांधी ने की और इसके बाद चर्चा की अनुमति लगभग 15 दिनों के बाद दी गई है और आज से चर्चा शुरू होने वाली है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज हाथरस जाकर 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिवारों से मिला। मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बातें बताई है उसने मुझे झकझोर कर दिया है। पूरा परिवार आज भी डर के साये में जी रहा है, उनके साथ क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया गया है, वे स्वतंत्र रूप से नहीं आ जा सकते हैं, उन्हें हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। भाजपा सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वे वादे आज भी पूरे नहीं हुए, ना तो सरकारी नौकरी दी गई, ना ही उन्हें किसी दूसरी जगह घर देकर शिफ्ट करने का वादा पूरा किया गया। पीड़ित परिवार को न्याय देने के बजाय सरकार उन पर तरह तरह के अत्याचार कर रही है। दूसरी तरफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस परिवार की हताशा और निराशा भाजपा द्वारा दलितों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार की सच्चाई को दिखाता है, लेकिन हम इस परिवार को यूं ही इस हाल में मजबूर नहीं होने देंगे। उन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी की ओर से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि वो हाथरस के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवाकर रहेंगे। दोस्तों राहुल गांधी जब हाथरस गए थे तब भाजपा के लोगों का आरोप था कि ये केवल एक राजनीति के तहत राहुल गांधी का दौरा है। राहुल गांधी को हाथरस से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं। कई सारे विपक्ष के समर्थकों को भी ऐसा लगा होगा दोस्तों कि राहुल गांधी राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के लोग जो राजनीति करते हैं दोस्तों उसे सच में न्याय की राजनीति कहा जाता है, क्योंकि राहुल गांधी पहले हाथरस गए, कुछ दिनों के लिए न्याय मिला, परिवार को फिर से अन्याय किया जा रहा है तो फिर से राहुल गांधी पहुंचे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि केवल दिखाने मात्र के लिए सरकार 2-3 घोषणाएं कर दे और उसके बाद हाथरस पर कोई चर्चा ना करे और वो परिवार इसी तरीके से पीड़ित होता रहे और मीडिया में कोई खबर ना आए और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता ना पहुंचे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये राहुल गांधी के अपने तरीके की राजनीति में जिसका हाथ पकड़ते हैं, लंबे समय तक पकड़ते हैं और उसे न्याय दिलाकर ही मानते हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि असली राजनेता वही होता है जो न्याय की लड़ाई कई सालों तक लड़ने के लिए तैयार रहे, ना कि 1-2 दिन जाकर केवल फोटो
खिंचवा के अपने घर में बैठ जाए। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी एक जेन्युइन लीडर है, जेन्युइन नेता है, जो न्याय को लेकर इतने ज्यादा सिंसियर हैं कि वो 4 साल के बाद भी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि परिवार के लोगों को न्याय मिलता रहे। साथ साथ दोस्तों कोई नया मंदिर मस्जिद मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद करने का एक बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों कई जगह पर लगातार मस्जिदों को लेकर विवादित नोटिस जारी किए जा रहे थे, हर जगह सर्वे कराने की तैयारी चल रही थी, चाहे अजमेर दरगाह हो या फिर जामा मस्जिद दिल्ली वाली हो, हर जगह कोई ना कोई नए नए तरीके के विवाद उभारने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई नया मंदिर मस्जिद मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर साफ शब्दों में बातें कह दी गई है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और सख्ती के साथ लागू करना चाहिए और नए विवाद जो उपजाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि देश के अंदर माहौल खराब करने की मंशा से जो लोग भारत के अंदर नए नए मुद्दे उभारने की कोशिश कर रहे हैं उनको थोड़ी चक्की पीसने का मौका मिले और समझ में आए कि कानून किसी देश समाज में शांति स्थापित करने के लिए होता है, ना कि नए नए गड़े मुर्दों को उखाड़कर नए विवादों को उपजाकर अशांति फैलाने का होता है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लोगों को यही उम्मीद है कि वो देश में शांति बनाए रखने के सारे बड़े फैसले आगे भी लेते रहेंगे। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता की नई नवेली दुल्हन निकली लुटेरी, लाखों रुपए लेकर फरार हो गई है। बिहार के किशनगंज के अंदर राकेश कुमार गुप्ता की पत्नी ईशा मोदक 30 से 35 लाख और गहने लेकर फरार हो गई। ईशा मोदक 6 दिसंबर को सिलीगुड़ी डॉक्टर को दिखाने गई थी और उसके बाद से लापता है। ईशा पहले भी एक युवक के साथ ऐसा कर चुकी है। दोस्तों यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता को बड़ा चूना लगाकर 30 से 35 लाख रुपए लेकर उसकी पत्नी भाग गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि भाजपाइयों पर कई बार लूट के आरोप लगे हैं, लेकिन उल्टा आज बीजेपी के नेता को लूट लिया गया है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो लिखकर बताएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष के सुर उभरने लगे हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर 2025 के चुनाव को लेकर चल रही तैयारी के बीच में कई विधायक दूसरी पार्टी से संपर्क में बताए जा रहे हैं। दोस्तों सीलमपुर के विधायक ने तो पहले ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने अब 31 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें 18 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इसमें कई विधायक मंत्री भी हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया और जिनको टिकट कटने का डर सता रहा था, वो सारे के सारे अलग पार्टियों में जाने लगे हैं। ऐसे में उन विधायकों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि अन्ना आंदोलन के समय से जुड़े हुए नेताओं को तरजीह नहीं दी जा रही है, उनको हटाकर जो पुराने टिपिकल नेता है उन सबको आगे किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची में तिलोकपुरी से मौजूदा आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित कुमार का टिकट काटकर अंजन पार्चा को टिकट दिया गया है। इसी के साथ में रोहित कुमार ने टिकट कटने पर कहा कि वह जी हजूरी करना नहीं जानते, स्वाभिमानी और खुददार है। रोहित कुमार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं। रोहित का दावा है कि वो केजरीवाल की मजबूती के लिए काम करते रहे, लेकिन नई दिल्ली के अंदर वाल्मीकि बस्ती और मंदिर तक केजरीवाल को जिताने का काम भी उन्होंने ही किया था। अरविंद केजरीवाल को दलित समाज के हर घर से जाकर जोड़ा था, लेकिन आज क्या हो गया, आज अरविंद केजरीवाल ने उनको टिकट नहीं दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों कई सारे ऐसे नेता है जिनका टिकट कटा है, वो आम आदमी पार्टी से नाराज है। क्या आम आदमी पार्टी ये जो फैसला ले रही है क्या वो सर्वे के आधार पर ले रही है या फिर ये कोई ऐसा ही रैंडम तरीके का एक फैसला है? जो भी जानकारी होगी दोस्तों इससे जुड़ी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के पुराने कई नेताओं में नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दिल्ली देहात के समाज सेवी तरुण यादव को उनकी पार्षद पत्नी के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल करवा लिया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह ने उन्हें टोपी और पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में बहुत से लोगों ने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर चुनावी अभियान को मजबूत करने और अरविंद केजरीवाल के साथ निभाने का संकल्प लिया है। तरुण यादव के आने से पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। क्या उनको भी टिकट देने की तैयारी चल रही है? क्योंकि कई सारे नेताओं को पार्टी में शामिल आम आदमी पार्टी ने करवाया, उनको टिकट भी दिया है। साथ आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते उन्होंने कहा कि भारतीय झगड़ा पार्टी के लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश पर रोक लगाएगा। ये फैसला आम आदमी पार्टी के नेता ने फैसले का स्वागत करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत सही फैसला लिया है, सही समय पर फैसला लिया है। देश में नए नए सर्वे करके नए नए माहौल खराब करने के सारे षड्यंत्रों पर यह बहुत ज्यादा अच्छी खबर है, ताकि रोक लगेगी। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के एमएलए प्रदीप यादव ने झारखंड के विधानसभा के अंदर बाबूलाल मरांडी को दिखा वो सच्चाई जिसके वो आदि नहीं है। दोस्तों प्रदीप यादव ने झारखंड के विधानसभा के अंदर बाबूलाल मरांडी को सच्चाई दिखाते हुए कह दिया कि आप तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए केवल इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको वॉशिंग मशीन में साफ करके आपके सारे आरोपों से आपको मुक्त कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में जाने का मतलब ही होता है वॉशिंग मशीन में धुलाई, और बाबूलाल मरांडी भी कई सारे आरोप में शामिल नेता रहे हैं जिनको बीजेपी की ओर से मुक्ति दे दी गई है। साथ साथ केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत दावेदार मैदान में उतारा है। दोस्तों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस नहीं बनेगा, ये बात अब क्लियर हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सीईसी की बैठक के बाद कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। 21 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने नरेला से अरुणा कुमारी को और बुराड़ी से मंगेश त्यागी को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। आदर्श नगर से शिवांक सिंघल चुनाव लड़ेंगे। बादली से देवेंद्र यादव और सुल्तानपुर माजरा से जय किशन को चुनाव लड़वाया जाएगा। नागलोई जाट से रोहित चौधरी चुनाव लड़ेंगे और सलीमगढ़ से
प्रवीण जैन को टिकट दिया गया है, जबकि वजीरपुर से रागिनी नाई को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ता को भी चुनाव लड़वा रही है। इसी के साथ में सदर बाजार से अनिल भारद्वाज, चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे और बल्ली मारान से हारून यूसुफ चुनाव लड़ेंगे। तिलक नगर से पीएस बाबा को टिकट दिया गया है। द्वारका से आदर्श शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री के परपोते मैदान में उतरेंगे। सबसे हाई प्रोफाइल सीट जहां से पहले शीला दीक्षित चुनाव लड़ा करती थी, वहां से उनके बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा गया है। यानी अरविंद केजरीवाल वर्सेस शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के बीच में डायरेक्ट मुकाबला होगा। अरविंद केजरीवाल के लिए एक मजबूत कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस पार्टी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि दिल्ली के चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी को भी इसका नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एक मैसेज भेजा गया है आम आदमी पार्टी को कि वो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को कमजोर ना समझे। अगर आप भी मानते दोस्तों कि दिल्ली के अंदर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले 15 साल शासन कर चुकी है, तो उनके पास पूरे कार्यकर्ता, पूरा कैडर बेस है, उनके पास नेता है, दिग्गज नेता है जो अपने दम पर चुनाव जीत सके हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को भी सम्मानजनक सीटें आम आदमी पार्टी के द्वारा दी जानी चाहिए। 12-15 सीटें जो डिमांड की जा रही है वो जरूर कांग्रेस पार्टी डिजर्व करती है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि नुकसान कांग्रेस पार्टी चुनाव में बहुत ज्यादा करेगी आम आदमी पार्टी का, इसीलिए जरूरी है कि उनको गठबंधन का हिस्सा ही बनाया जाए। देखते हैं आम आदमी पार्टी आगे क्या फैसला लेती है। साथ साथ सपा के नेता आजम खान इस वक्त जेल में बंद है और बीते दिनों उन्होंने जेल से इंडिया गठबंधन के लिए संदेश जारी किया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों की स्थिति को लेकर टिप्पणी करते हुए सौताला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उनके इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नेता ने ऐसा बयान दिया है दोस्तों कि हो सकता है कि आजम खान का विरोध करने पर इस नेता के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। रामपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष मस्कूर अहमद मुन्ना ने अखिलेश यादव को पत्र लिखते हुए आजम खान को समाजवादी पार्टी से बाहर करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष मस्कूर अहमद मुन्ना ने मीडिया से बात करते हुए टिप्पणी की है दोस्तों। कुल मिलाकर आजम खान के खिलाफ दिए गए इस बयान के बाद हो सकता है कि मुन्ना को ही बाहर कर दिया जाए पार्टी से। देखते हैं समाजवादी पार्टी क्या बड़ा फैसला लेती है, क्योंकि जो बातें आजम खान ने कही है एकदम हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दोस्तों किसानों को इस देश का नागरिक नहीं मानते भाजपा के लोग। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रताप बाजवा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि इंग्लैंड के किसानों के द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कारण लंदन के अंदर वेस्टमिंस्टर ट्रैक्टर से भर गया है। ना तो सरकार ना तो स्कॉटलैंड यार्ड ने किसानों को तितर बितर करने के लिए बल का उपयोग किया है या दुरुपयोग किया है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा किया जाता है। जो भारत एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर दुनिया भर के अंदर जाना जाता है, नरेंद्र मोदी भी दुनिया के अंदर भारत को एक बड़े लोकतंत्र के तौर पर बताते हुए कहते हैं कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन जब किसान दिल्ली की ओर रुख करना चाहते हैं तो उनको उनके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने तक की इजाजत नहीं दी जा रही है। क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या देश के किसानों को भारत देश का नागरिक नहीं समझते हैं? बड़ा सवाल है, इसका जवाब भाजपाइयों को देना चाहिए। दोस्तों जो किसानों के हित की बड़ी बड़ी बातें केवल करते हैं, जब हकीकत दिखाने की बात आती है तो किसानों के ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, उनको भारत की राजधानी दिल्ली में नहीं आने दिया जाता है। साथ साथ जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे अशांति फैलाने वालों पर लगाम लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख तक मंदिर मस्जिद विवाद पर कोई भी मुकदमा दर्ज करने पर रोक लगा दी है। उनके इस फैसले के बाद एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने भी कहा है कि एक अच्छा फैसला है, हमें उम्मीद है कि अब दंगे नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत लगभग सभी लोगों ने किया है। दोस्तों जो लोग शांति सद्भाव चाहते हैं वे सभी लोग चाहते हैं कि इस तरीके के नए मुद्दे जो उभारे जा रहे हैं उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एक पार्टी जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके के मुकदमे को कोर्ट में दाखिल करवाती है और उसके बाद ऑर्डर आने के बाद नया विवाद जनरेट हो जाता है, शुरू हो जाता है, इसका फायदा उस पार्टी को मिलेगा जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कौन सी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर केवल सरकार में शासन चला रही है। साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युद्धग्रस्त गाजा पट्टी के अंदर तत्काल शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया है। दोस्तों भारत ने भी इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया है। तत्काल युद्ध विराम की मांग करने वाला प्रस्ताव 158 मतों के साथ पारित किया गया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कई सारे देशों ने इसके खिलाफ वोट किया है। दोस्तों लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की है। यानी गाजा पट्टी में जो आंख बंद करके मिसाइलें दागी जा रही है और लोगों की जान ली जा रही है, उस पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर दी गई है। अगर आप भी मानते हैं कि निर्दोष लोगों की जान लगातार जा रही है और इसके लिए केवल एक देश दोषी है और वो इजराइल है, और उसका प्रधानमंत्री जिसे एक आतंकवादी के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए और उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था, उस वारंट पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों दुनिया को मिलकर ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। तो अपनी राय जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचते रहे। साथ साथ जेएनयू में साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान जोरदार बवाल हुआ, धक्का-मुक्की पथराव की स्थिति पैदा हो गई। एबीवीपी ने फिल्म की स्क्रीनिंग रखी हुई थी, इसके बाद लेफ्ट संगठन की ओर से विरोध किया गया क्योंकि ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा मूवी है जिसे कैंपस के अंदर दिखाया जा रहा है और बच्चों के खासकर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए इस फिल्म को अपने हिसाब से डिस्प्ले किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि प्रोपेगेंडा मूवी किसी भी कैंपस में नहीं चलना चाहिए, लोगों को एक एजेंडे से अलग वाली फिल्में कैंपस के अंदर चलानी चाहिए और किसी एक एजेंडे को प्रमोट करने के लिए चलाई गई फिल्म का विरोध किया जाना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। लेफ्ट संगठन और भारतीय जनता पार्टी के एबीवीपी के बीच में जोरदार बवाल की भी खबर सामने आ रही है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साबरमती रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि मोदी सरकार के दौरान ये साबरमती का
पूरा कांड हुआ था और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस मूवी को आगे प्रमोट करें, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को प्रमोट करने के लिए जरूरी है मूवी बनाई गई होगी। दोस्तों क्या आप लोगों ने साबरमती रिपोर्ट मूवी देखी है? अगर हाँ तो आप लोग 5 में से कितने नंबर देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा और एक्सप्लेन कीजिए दोस्तों कि किस तरीके की ये मूवी है और कैसा प्रोपोगेंडा स्थापित करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग ये जरूर लिखकर बताइएगा कि क्या आप लोग भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व प्रियंका गांधी को संभालना चाहिए, तो अपनी राय जो लेकर हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।